हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है नॉलेज एंड कैरिकुलम पार्ट फर्स्ट, उससे संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण पर्सन है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। और साथ के साथ इसमें यूनिट फर्स्ट का भी रिवीजन होगा, आपका यूनिट सेकंड का भी रिवीजन होगा और यूनिट थर्ड का भी रिवीजन होगा। तो चारों के चारों यूनिट है उनका इसमें रिवीजन भी हो जाएगा। एक वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, वो मास्टर क्लास जरूर से देख लेना। और ये आपका क्वेश्चन वाला वीडियो है। साथ के साथ इसकी पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ के साथ और दूसरे वीडियो हैं इस सब्जेक्ट से संबंधित, उनका लिंक प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। प्लेलिस्ट का लिंक लगा रखा, वहां से जाकर देख लें, सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ के साथ अगर आप थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो, सबसे बेस्ट किताब है वो, उसका जो लिंक है मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे लगा रखा है। और भी अगर कोई चीज खरीदना चाहते हो तो प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करके जरूर से खरीद लेना इसको। इससे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। अब बात करते हैं यूनिट फर्स्ट का, ज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो ज्ञान है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, इसके बारे में आपको बताना है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित आपको प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा। ज्ञान क्या होता है इसके बारे में पूछा जा सकता है, ज्ञान की क्या विशेषताएं होती हैं, प्रकृति कैसी होती है, इस प्रकार के प्रश्न आपको लगभग देखने को मिल जाएगा इससे संबंधित जो प्रश्न आएगा। तो इसमें क्या करना आपको, ज्ञान मनुष्य की चेतना की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वो अपने चारों ओर की वस्तुओं, तथ्यों तथा घटनाओं को समझता है। मतलब ज्ञान क्या है, ज्ञान आपके आसपास घटित होने वाली घटनाएं हैं। समझ में आ गया। अब जैसे कि दिन है, दिन से रात हुई, रात से सुबह हुई, है ना। तो ये आपको कैसे, आप आपको पूछे कि दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है, तो आप उसको बता सकते हो, है ना। जो आपके भूगोलीय घटनाओं के बारे में आप बता सकते हो, आपके आसपास होने वाली कोई भी घटना है, जैसे कोई सड़क पे चलने वाली कोई बाइक चल रही है, तो आप बता सकते हो ये कौन से गति के, कौन से नियम के तहत चल रही है। तो ये कैसे पता आपको, क्योंकि आपके पास ज्ञान है, उस चीज के बारे में नॉलेज है। जब आप छोटे थे, बालक थे, हाँ, फिफ्थ 5-6 साल के थे, 3-4 साल के थे, तब आपसे कोई पूछता कि दिन क्यों होती है, रात क्यों होती है, तब आप बता सकते थे? नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि उस समय इस क्षेत्र में आपके पास उचित ज्ञान नहीं था। तो यही है कि आपके जो ज्ञान वही है, ज्ञान मनुष्य की चेतना की प्रक्रिया होती है जिससे हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, तथ्यों को समझने का प्रयास होता है। यह मात्र सूचना का संग्रह नहीं है बल्कि सत्य की पहचान है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके पास तथ्यों का भंडार है, मतलब आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा आपने किताबें पढ़ रखी हैं, बहुत ज्यादा तथ्य रट रखे हैं, है ना। बहुत ज्यादा आपके पास ज्ञान, मतलब आपके पास 100 तक पहाड़े याद हैं, लेकिन अगर आप दुकान पे चले जाओ तो आप 5 अलग अलग चीजें खरीदने में क्या हो पाओगे, नहीं खरीद पा रहे हो। तो उस वो तथ्य, वो ज्ञान कोई भी प्रकार का काम का नहीं है। समझ में आ गया। तो ज्ञान क्या होता है, ज्ञान की वास्तविकता होती है सत्य की पहचान करना। जीवन में क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, इसके बारे में अगर आप पता लगा पाते हो। अब आपको कोई कह दे कि पृथ्वी जो गाय के सिंग पे है, टिकी हुई है, तो आप इस चीज पे विश्वास करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आपको सत्यता पता है। जीवन में सत्य और गलत, सही गलत के बीच में अंतर अगर आप निकाल पाते हो तो वही भी ज्ञान। यथार्थ का बोध होना और अनुभवों को व्यवस्थित होना, मतलब आपको जीवन की वास्तविकता के बारे में पता है। जैसे छोटे बचपन के समय आपकी मम्मी जी आपको कोई गर्म चीज में हाथ लगाने से रोकती थी, आप नहीं रुके, लेकिन आपने कभी टच करके देखा और आपको अनुभव हुआ कि वो चीज सच में गर्म है, इससे हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन अब आप टच नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके पास उस चीज के बारे में प्राप्त ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की होती है, अपन ज्ञान की प्रकृति के बारे में समझेंगे। तो ये ज्ञान की पूरी परिभाषा थी। अब ज्ञान की जो प्रकृति के बारे में समझेंगे। पहला कैसा होता है, ज्ञान गतिशील होता है। प्रकृति में गतिशील मतलब ज्ञान स्थिर नहीं है, यह समय व स्थिति और अनुभवों के साथ बदलता रहता है। मतलब ज्ञान कैसा है, ज्ञान एक आपको स्थिर नहीं मिलेगा। जैसे आपकी जो बचपन में सोच हुआ करती थी, आप खेलने में ज्यादा विश्वास रखते थे, आप टीवी ज्यादा देखते थे, आपको अपने दोस्तों से ज्यादा मतलब था। क्या आप आज उस समय कर सकते हो? बचपन में आप क्या बोलते हैं, छोटी सी गाड़ी लेकर कोई भी आपने जो भी खेल खेला हो, क्या आप खेल सकते हो वो खेल? नहीं खेल सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आपके ज्ञान का स्तर, बौद्धिक स्तर बढ़ चुका है। तो ज्ञान कभी स्थिर नहीं रहता है, समय, स्थिति और अनुभव के साथ बदलता रहता है। जैसे जैसे जीवन में आपके अनुभव बदलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, आपका ज्ञान है वो भी बदलता रहता है। जैसे विज्ञान के सिद्धांत नए खोज के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, तो जैसे जैसे नई खोज होती चली जाती है, विज्ञान के परिवर्तन है, विज्ञान के जो नियम है वो भी बदलते रहते हैं। जैसे आप नहीं पढ़ते हो कि पहले किसी साइंटिस्ट ने ये पोस्टुलेट दिया, ये फॉर्मूला दिया, लेकिन समय के साथ उसमें बदलाव कर दिए गए। क्यों? क्योंकि उस पर और ज्यादा रिसर्च होने लगी। तो इसी तरीके से ज्ञान है, वक्त और समय के साथ चीजों में बदलाव होता रहता है। ज्ञान कैसा होता है, सापेक्ष भी होता है। सापेक्ष मतलब ज्ञान पूर्णतः निरपेक्ष होता है, ये व्यक्ति के अनुभव, संस्कृति और परिस्थिति पर आधारित रहता है। मतलब कहीं समाज में जहां पर सिर्फ एक विवाह पर विश्वास किया जाता है,
तो वहां के लिए दूसरी विवाह करना क्या है, गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन एक समाज ऐसा होता है जहां बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है, तो वहां पर लोगों के लिए क्या है, आपके सामने बहु विवाह करना कोई गलत चीज नहीं है। समझ में आ गया? कहीं समाज के लिए मांस मदिरा का सेवन करना गलत है, लेकिन किसी समाज के अंदर मांस मदिरा का सेवन करना सामान्य बात है। तो ज्ञान निरपेक्षित होता है, रिलेटिव होता है। जगह के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, वस्तु के हिसाब से क्या ज्ञान है वो आपका हमेशा बदलता रहता है। हो सकता है आपके पास जो ज्ञान हो वो आपके क्षेत्र में प्रभावी हो, लेकिन दूसरे क्षेत्र में जैसे आप जाओगे तो उस ज्ञान की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगी। अगला क्या है, अनुभव सिद्धम। ज्ञान अनुभव और प्रयोगों पर आधारित रहता है। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, अनुभव। जीवन में आप जैसे जैसे अनुभव करते चले जाओगे, जैसे जैसे प्रयोग करते चले जाओगे, ज्ञान आपका कैसा रहेगा, ज्ञान आपको उस पर आधारित रहता है। जो ज्ञान व्यवहार में उपयोगी नहीं वो अधूरा नहीं। मतलब मैंने बताया ना, आपको 100 तक पहाड़े आते हैं, 100 तक टेबल आती हैं, लेकिन आप दुकान पे चले गए और 5 सामान अच्छे से नहीं खरीद पाए, उसमें गलतियां कर बैठे, तो वो आपका ज्ञान कोई सार्थक नहीं है। आपके पास पूरे ब्रह्मा के, आपके हर ब्रह्मांड के संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन जीवन की एक छोटी सी समस्या आते हैं, आप विचलित हो गए, तो ज्ञान सार्थक नहीं। ज्ञान कैसा होना चाहिए, जो आपके जीवन में उपयोगी हो। समझ आ गया? जीवन की समस्याओं को, जीवन की चुनौतियों को, जीवन की आम समस्याओं को आप सोल्व कर पाओ, उन समस्याओं को, चुनौतियों का सामना कर पाओ, वही एक सार्थक ज्ञान है। अगला क्या है, सत्य निमुख, ट्रूथ ओरिएंटेड। वास्तविक ज्ञान वही है जो व्यक्ति को सत्य और यथार्थ की ओर ले जाए। तो वास्तविक ज्ञान क्या है, जो आपको सत्य के बारे में ज्ञान कराए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। समझ में आ गया आपके सामने? अगर आप जैसे कि आपको पता चला कि जैसे कि आपको कोई बताए, कोई आंधी आ गई, कोई तूफान आ गया, कोई बादल फटने की घटना हो गई, तो काफी लोग आपसे कह सकते हैं कि भाई ये देवीय घटना है, कोई देवी प्रकोप देखने को मिल रहा है, ये सब चीजें कह सकते हैं। मतलब धर्म से संबंधित कोई चीज आपको कहा जा सकता है। काफी लोगों का इन सब चीजों में विश्वास होता है। लेकिन अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हो या कोई भी विषय के विद्यार्थी हो, उस चीज के बारे में आपको ज्ञान है, तो आप बता सकते हो कि ये घटना सिर्फ देवीय प्रकोप ही नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे विज्ञान भी होती है। कैसे निम्न दाब बनता है, कैसे उच्च दाब बनता है, कैसे प्राकृतिक घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। समझ में आ गया? कैसे इस समय जो होने वाली जलवायु परिवर्तन है, उसके पीछे मानव घटनाओं का भी कितना प्रयोग है, जितना हाथ है। तो यही है, ये कैसे पता चला, क्योंकि आपके पास ज्ञान है। और यही चीज आपको क्या, सत्य व असत्य के बीच में क्या करती है, आपकी एक महीन जो पतली सी लकीर होती है उसको अलग करती है। समग्रता, ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं है, ज्ञान नैतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति है जो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन जैसे समाज के अंदर उतरता है, उसके जो नियति है, उसके कर्म है, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तो वो ज्ञानी व्यक्ति कोई काम का नहीं है। समझा? व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, लेकिन समाज के लिए उपयोगी है, समाज के हर कार्य में भाग रखता है, संस्कारी व्यक्ति है, और अध्यात्म मतलब अपना जीवन भी अच्छा रखता है, अपना बच्चे भी उससे खुश हैं और समाज के लोग भी खुश हैं। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व होना चाहिए। सिर्फ आपके पास तथ्यों का ज्ञान होना ही एक प्रकार का ज्ञानी व्यक्ति नहीं कहलाता है। समझ में आ गया? आपके अंदर समग्रता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, बहुआयामी होती है। मतलब जिसके सिर्फ एक आयाम नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के आयाम देखने को मिलते हैं। ये परिवर्तनशील होता है, सापेक्ष होता है और अनुभव सिद्ध होता है। तो ज्ञान किस प्रकार का होता है, समय के साथ बदलता रहता है, रिलेटिव होता है और अनुभव सिद्ध होता है। जैसे जैसे जीवन में आपको अनुभव होते चले जाते हैं, आप और ज्यादा समझदार होते चले जाते हो। मनुष्य को न केवल वास्तविकता की समझ देता है, बल्कि जीवन की सही दिशा प्रदान करता है। ज्ञान आपको क्या करता है, न सिर्फ जीवन की वास्तविकता के बारे में बताता है, बल्कि जीवन में सही गलत की आपको दिशा देने का भी कार्य करता है। तो ये आपको यूनिट फर्स्ट थी, जिसमें ज्ञान से संबंधित प्रश्न था। आएगा, जरूर आएगा। ज्ञान क्या होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्या उसकी कमियां होती है, ये सब एक प्रश्न जरूर आएगा। मैंने वैसे पूरे पढ़ा रखा है और एक प्रश्न भी आपको करवा दिया है। पाठ्यक्रम क्या, पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम शिक्षा का मूल है ना। पाठ्यक्रम वास्तविकता में होता क्या है, जो शिक्षा होती है उसका मूल अंग क्या कहलाता है आपके सामने, पाठ्यक्रम कहलाता है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि आप एलकेजी में, आपने जब एलकेजी यूकेजी में हुआ करते थे आप, और फर्स्ट में पढ़ाई करना शुरू किया आपने, तो सबसे पहले आपने कैसे पढ़ाई शुरू की थी, और आज आप यहाँ तक पहुंच गए हो जब बच्चों को कै पढ़ाने शुरू कर दिया आपने। समझना? तो ये कैसे संभव हुआ, ये पूरी संपूर्ण प्रक्रिया किस प्रकार से हुई, आपको बचपन में ही क्यों नहीं पढ़ा दिया गया सीधा न्यूटन के बारे में, सीधा आपको भूगोलिक घटनाओं के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्योंकि कैरिकुलम है, वो डिजाइन किया जाता है बच्चे के हिसाब से, किस प्रकार से उसको पढ़ना पसंद है। समझ में आ गया? तो सबसे शिक्षा का अगर मूल अंग, मूल हिस्सा कौन सा होता है, पाठ्यक्रम में उसका सबसे मूल हिस्सा होता है।
ये उन सभी शैक्षणिक अनुभव, गतिविधियों और विषय वस्तुओं का संग्रह है। मतलब अलग अलग प्रकार की जो शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं, अनुभव जो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, उस पर आधारित होता है। जिससे किसी विद्यार्थी को निश्चित शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु अध्ययन करना होता है। मतलब कोई भी विद्यार्थी होता है, उसको निश्चित उद्देश्य कैसे, जैसे कि किसी भी बच्चे को अगर वो 5th क्लास में है, 6th क्लास में, तो उसको पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि वो पर्यावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। उसको विज्ञान की अलग अलग कक्षाएं बताई जा रही है, तो क्यों? ताकि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ सके। तो कोई भी विद्यार्थी है, उसको अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं, उसकी प्राप्ति है तो क्या बनाया जाता है? पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। साधारण भाषा में पाठ्यक्रम वह मार्गदर्शिका है जो ये बताती है कि विद्यार्थी को क्या पढ़ना है। मतलब एक प्रकार से उस पाथ की तरह, उस रास्ते की तरह एक पाठ्यक्रम कार्य करता है, जो ये बताता है बच्चे को कि तुम्हें जीवन में तुम्हारे उद्देश्य क्या है, शैक्षणिक लक्ष्य क्या है और उनकी प्राप्ति तुम्हें किस तरीके से करनी है। और वो प्राप्ति कैसे करोगे आप किस तरीके से आप पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप उन लक्ष्य को प्राप्त करोगे। पाठ्यक्रम की विशेषताओं की बात करें तो पहला है उद्देश्य केंद्रित होना। पाठ्यक्रम का निर्माण सदैव शैक्षणिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो आपको जो आपका पाठ्यक्रम होता है, उसका निर्माण कैसे होता है? उद्देश्य केंद्रित। मतलब सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है कि भाई बच्चा है 10th क्लास में है, तो उसने 9th तक ये पढ़ लिया है, अब उसको 10th में ये नई चीजों को पढ़ना है, तो उसके जो उद्देश्य होते हैं उसको ध्यान में रखकर आगे की चीजों का निर्माण किया जाता है। अगला पॉइंट है समग्रता। इसमें केवल विषय वस्तु ही नहीं बल्कि सहपाठ्य चर्चा, खेल, नैतिक शिक्षा और सामाजिक अनुभव भी सम्मिलित होते हैं। तो जो आपके अंदर जो शिक्षा देखते हो, इसके अंदर इसमें सिर्फ विषय वस्तु ही नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, बच्चे को खेल का भी नॉलेज दिया जाता है कि आपको खेल में भी अच्छा होना है, नैतिक शिक्षा में भी अच्छा होना, और शिक्षा और सामाजिक अनुभव भी होने आपके पास जरूरी है। तो आपके पास हर प्रकार के अनुभव होने चाहिए, समाज के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, बच्चा खेल में भी अच्छा होना चाहिए, बच्चा वो नैतिकता के अंदर भी अच्छा होना चाहिए, हर चीज में उसके बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। अगले वाला पॉइंट है गतिशीलता। यह समय, समाज और विज्ञान की प्रगति के अनुसार बदलता रहता है। मतलब समाज बदला, आपकी जरूरतें बदली, पाठ्यक्रम में बदलाव देखने को मिला। समझ में आ गया? पहले के समय औद्योगिक, तकनीकी, विषय वस्तु आधारित पाठ्यक्रम ज्यादा ध्यान दिया जाता था, रटने पर। अपने समय में अपने क्या किस पे ज्यादा जोर दिया? रटने पर ज्यादा जोर दिया, प्रतिशत पे ज्यादा जोर दिया। लेकिन अब नया पाठ्यक्रम में किस पे जोर है? बच्चे पर, बच्चा आधारित केंद्र जो आपके सामने, विद्यार्थी आधारित जो शिक्षा है उसको दिया जाता है, उस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। बच्चे को रुचि के साथ पढ़ाया जाता है, बच्चे को क्रिएटिव वे से पढ़ाया जाता है। व्यवहारिकता। पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल सिद्धांतिक ज्ञान देना नहीं है। तो पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है? पाठ्यक्रम का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि बच्चों को अलग अलग जीवन के सिद्धांतों के बारे में पता चले। तो पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है वास्तविकता में? ताकि उसे व्यवहारिक जीवन के लिए सक्षम बनाना है। किस चीज के बारे में? ताकि वो जीवन की अलग अलग व्यवहारिकता के बारे में भी सीख सके, जीवन की क्या क्या जरूरतें उनके बारे में भी वो समझ सके। पाठ्यक्रम केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ये विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का समर्थन करता है। तो आपके सामने जो पाठ्यक्रम होता है वो क्या है? वो सिर्फ पुस्तक के ज्ञान तक ही सीमित नहीं होता। मतलब आपको सिर्फ जीवन में पुस्तक का ज्ञान है तो आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हो, बहुत ज्यादा आप एक समग्र व्यक्तित्व है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बात करता है। तो आपके सामने पाठ्यक्रम किसकी बात करता है? कि बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो, बच्चे की कोकुलर एक्टिविटी भी कराई जाए, खेल में भी उसको अच्छा किया जाए, समाज का भी ज्ञान दिया जाए, नैतिकता का भी ज्ञान हो, और वो तथ्यों पर भी काम करे, अपने विषय पर भी काम करे, तथा विविध अनुभव और गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता था। इसीलिए क्या जो पाठ्यक्रम होता है उसमें अलग अलग प्रकार की आपको एक्टिविटीज रखी जाती हैं। विज्ञान पढ़ोगे तो उसमें लैब से संबंधित आपको प्रयोग देखने को मिलते हैं। आप सामाजिक विज्ञान पढ़ोगे तो वहां पर विजिट से संबंधित चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग आपके जो विषय होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधियों को डाला जाता है, ताकि बच्चे को सिर्फ तथ्यों तक सीमित नहीं रहे, वो अपने ज्ञान है उसका सर्वांगीण विकास कर सके। ये था आपका यूनिट फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। यूनिट नंबर सेकंड क्या? पाठ्यक्रम का समाज शास्त्रीय आधार क्या होता है? तो जो भी पाठ्यक्रम आपको देखने को मिलता है उसका समाज शास्त्रीय, समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर सामाजिक जो ज्ञान दिया जाता है आपको पाठ्यक्रम में, उसका आधार क्या है, वो किस आधार पे उसका निर्माण किया जाता है। क्या है? पाठ्यक्रम का समाज शास्त्रीय आधार पर इस विचार पर टिका हुआ है कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का ही साधन नहीं है,
तो जो पाठ्यक्रम होता है उसका समाजशास्त्रीय अध्ययन क्या किस विचार पे टिका हुआ है कि शिक्षा होती है वो केवल व्यक्तिगत विकास पे नहीं टिकी होती है, कि कोई बच्चा है वो अपने खुद के विकास के लिए प्रयास करे इसी चीज पर नहीं टिकी होती है, बल्कि समाज की आवश्यकताओं और मूल्यों को भी प्रतिबिंबित करती है। क्या दिखाती है कि हमारे समाज को क्या जरूरत है, हमारी संस्कृति क्या है। जैसे अपन राजस्थान में रहते हैं तो हमारी क्या संस्कृति है, हमारा खान पान क्या है, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारी संस्कृति कैसी है, हमारे त्योहार कैसे हैं, हमारे जो लोकगीत कैसे हैं, लोक नृत्य कैसे हैं, उनका क्या योगदान है हमारे समाज के अंदर। तो क्या होता है, ये किस पाठ्यक्रम में आता है, समाज शास्त्र पाठ्यक्रम में देखने को मिलता है। समझ में आ गया कि हमारे समाज की जरूरतें क्या हैं, क्या मूल्य हैं, उनको प्रतिबिंब करने का कार्य कौन करता है, समाज शास्त्र वो प्रतिबिंब करने का कार्य करता है। समाज शिक्षा के माध्यम से अपने आदर्श, संस्कृति, परंपराओं और उपेक्षाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो समाज क्या करता है, अपनी शिक्षा से जो संस्कृति है, हमारे जो पूर्वजों ने जो हमें संस्कृति की जो एक अनोखा तोहफा हमें सौंप कर गए, वो हमारी अगली पीढ़ियों तक भी चले जाए। समझ आ गया, हमारा जो पहनाव है ना, उसके बारे में पता चले, हमारी संस्कृति के बारे में लोगों को पता चले। इसीलिए पाठ्यक्रम के निर्माण में सामाजिक संदर्भ किया जाता है। इसीलिए जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तब उसमें सामाजिकता सामाजिक संदर्भ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मुख्य बिंदुओं की बात करें, सामाजिक आवश्यकताओं, समाज की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम में विषय वस्तु व गतिविधियों को शामिल किया जाता है। तो आपके सामने जैसे कि जब क्या किस प्रकार की गतिविधियां, सिर्फ तथ्य आधारित ही नहीं बल्कि एक्टिविटीज की जाती है। अपनी लोक कथाओं पर आधारित आपने नाटक देखे होंगे आपके स्कूल के अंदर, 26 जनवरी के अंदर लोक नृत्य करवाए जाते हैं, घूमर जैसे नृत्य हो गए, है ना, और भी अलग अलग प्रकार की जो प्रक्रियाएं की जाती हैं जिसमें बच्चे को क्या किया जाता है, उसको हमारे समाज के बारे में शिक्षित किया जाता है। मूल्यों की बात करें, समाज अपने नैतिक मूल्यों, आचार विचार और परंपराओं की शिक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंच बनाता है। तो समाज क्या है, समाज हमें संस्कार संस्कार सिखाता है कि हमारे माता पिता का हमें सम्मान करना चाहिए, समाज का हमें सामाजिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे वस्त्र, हमारी वेशभूषा में इन सब चीजों को सम्मिलित होना जरूरी है। तो यही है आपके सामने जो मूल्यवान शिक्षा होती है, जहाँ पर नैतिक मूल्यों का आचार विचार हो गई, परंपराओं की शिक्षा है, वो हर व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। सामाजिक सामाजिक एकीकरण, पाठ्यक्रम छात्रों को सहकार, अनुशासन व लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और सामाजिक जिम्मेदारी सिखाता है। तो पाठ्यक्रम क्या सिखाता है कि बच्चों को किस तरीके से रहना चाहिए, अनुशासित जीवन कैसे जिया जाता है। बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है कि जो पाठ्यक्रम है उसमें बच्चों को हर चीज के बारे में सिखाया जाता है। जीवन में अनुशासन कैसे, अनुशासित कैसे रहना चाहिए हमें, है ना, मुश्किल परिस्थितियों में भी हमें किस प्रकार से अनुशासित रहना चाहिए। आप स्कूल में जाते हो, आपके नेल, आपके हेयर कट, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बोलने का तरीका, आपका अपने सहपाठियों के साथ रहन सहन, उनके साथ किस तरीके से आपका व्यवहार, हर चीज के प्रकार को आपको नियंत्रित किया जाता है आपके स्कूली शिक्षा के अंदर, आपकी जो आगे की शिक्षा के अंदर। क्यों किया जाता है, ताकि आप जीवन में अनुशासन को सीख सको। एक अनुशासित व्यक्ति ही जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। समझ में आ गया आपको हर चीज। सामाजिक परिवर्तन का साधन, बदलते समय के साथ समाज की नई समस्याएं आती हैं और जिसे निपटने के लिए पाठ्यक्रम को भी अध्ययन किया जाता है। मतलब जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, समाज के सामने नई समस्याएं देखने को मिल रही हैं। समय बदला, समाज में अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखने को मिली, तो हर प्रकार की मुश्किल समस्याओं को, चुनौतियों से लड़ने के लिए भी व्यक्ति को तैयार किया जाता है। जैसे कि पहले हमारे समाज के अंदर लोग कैसे रहते थे, एक जगह एकजुट होकर रहते थे, संयुक्त परिवार हुआ करते थे। लेकिन आजकल कैसे, एकल परिवार हैं, विवाह जैसे रिश्ते टूट रहे हैं, समाज में नैतिकता नहीं रही है। पहले बच्चे वो अपने माता पिता का ज्यादा सम्मान करते थे, गुरुजनों का ज्यादा सम्मान करते थे, लेकिन आजकल वो समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। तो हमारे समाज जो शिक्षा है उसके अंदर मूल्यों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी शिक्षा हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली अगली पीढ़ियों को इतना शिक्षित बना सके कि वो अपने मूल्यों को भी शिक्षा के साथ, तकनीक के साथ अपने मूल्यों को भी आगे लेकर जा सके। पाठ्यक्रम का समाजशास्त्रीय आधार इस बात पर बल देता है कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत ज्ञान तक सीमित नहीं है। तो पाठ्यक्रम में जो समाजशास्त्र होता है वो किस चीज पे बल देता है कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत ज्ञान तक ही सीमित नहीं, मतलब शिक्षा है वो सिर्फ आपका व्यक्तिगत, आपके खुद तक ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि सामाजिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक परिवर्तन का भी प्रभावी साधन होता है। साथ साथ किस चीज पर निर्भर करती है, समाज में किस प्रकार से विकास देखने को मिलता है, संस्कृति हमारी वो किस प्रकार से संरक्षित रहती है, और समाज में होने वाली प्रभावी जो परिवर्तन है उन सबको संभालने का कार्य कौन करती है, आपकी हमारी संस्कृति करती है। अच्छे से आपको हर विषय समझ में आ रहा होगा।
अब पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार। तो कोई भी पाठ्यक्रम होता है उसको मनोवैज्ञानिक आधार क्या होते हैं? पाठ्यक्रम का मनोवैज्ञानिक आधार हमें बताता है, क्या बताता है? यूनिट सेकंड का ही सेकंड पर्सन है। पाठ्यक्रम का मनोवैज्ञानिक आधार हमें यह बताता है कि शिक्षा और अधिगम की प्रक्रिया विद्यार्थी की मानसिक क्षमताओं, रुचियों और आवश्यकताओं और विकास की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। पाठ्यक्रम का मनोवैज्ञानिक मतलब पाठ्यक्रम एक मनोविज्ञान की विधा होती है ना। मनोवैज्ञानिक चीजें उसमें देखने को मिलती है। उसमें क्या होता है, यह आपको बताती है कि शिक्षा और अधिगम, शिक्षित होना और पाठ्यक्रम की जो आप पढ़ाई करते हो उसमें क्या होता है, बच्चे की मानसिक क्षमताएं। भाई कोई भी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा धीरे सीखता है, कोई बच्चा विज्ञान में अच्छा है, कोई बच्चा आर्ट्स में अच्छा है, कोई बच्चा इकोनॉमिक्स में अच्छा है, तो कोई बच्चा आपके सामने आप जो अदर कोकुलर एक्टिविटीज में अच्छा है। तो ये आप कैसे पहचान पाओगे? आप पहचान पाओगे जब मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझ पाते हो, जब शिक्षक मनोवैज्ञानिक रूप से उसके अंदर जो समझ है तो वो क्या इन सब चीजों को अच्छे से समझ पाता है। बच्चे में क्या क्षमताएं हैं, हो सकता है बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो, ड्राइंग में अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, तो आप उसकी रुचियों और उसके क्षमताओं को पहचानते हो और उसकी जो आवश्यकताओं और विकास को साथ आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको जो मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम में जो मनोवैज्ञानिक पहलू डाला जाता है, ये इसीलिए डाला जाता है ताकि बच्चे की जो अलग अलग रुचियां हैं उसके बारे में पता लग सके। कैसे कि जैसे कि अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करवा दी जाती है, कभी स्पोर्ट्स का इवेंट करवा दिया, कभी ड्राइंग करवा दी, कभी आपका डिबेट करवा दिया, तो इससे बच्चे के अंदर जो अलग अलग खूबियां हैं वो भी निकल कर आती हैं। यदि पाठ्यक्रम की मानसिक संरचना और सीखने की क्षमता मेल नहीं खाता है तो प्रभावी नहीं हो सकता। तो कोई भी पाठ्यक्रम कौन सा होगा? जो विद्यार्थी की मानसिक संरचना। भाई इस जो अपने पृथ्वी पर हर मनुष्य की क्या खूबसूरती है कि वो व्यक्ति है, उसके अंदर हर प्रकार का अलग अलग गुण है। जैसे आपके घर में 3 भाई हैं, हो सकता है एक पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, एक आपका ऐसा जो घर में कार्य करने में बहुत ज्यादा अच्छा है, एक हो सकता है स्पोर्ट्स में अच्छा है। 3 है, एक ही माता पिता की संतान है, लेकिन तीनों के अंदर अलग अलग गुण है। समझ में आ गया आपके अंदर? तो यही है, हर व्यक्ति के अंदर एक अलग अलग विविधता होती है और पाठ्यक्रम वही है जो हर बच्चे को अपने साथ लेकर चल सके, उसके मानसिक विकास के साथ उसकी रुचियों का भी विकास हो सके। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि रुचियां उस धारा की तरह होती है जिसके साथ अगर बच्चे को बढ़ने दिया जाए तो वो बहुत जल्दी अपने मंजिल तक पहुंच सकता है। मुख्य बिंदुओं की बात करें, बच्चे की रुचि और आवश्यकताएं। पाठ्यक्रम को इस प्रकार बनाया जाए कि बच्चे की जिज्ञासा, रुचियों और आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए। तो कोई भी पाठ्यक्रम है उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाए कि जिससे बच्चे की जिज्ञासा क्या है, रुचियां क्या और आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। तो पाठ्यक्रम आपको जीवन में ये बता सके कि कोई भी बच्चा है वो जिज्ञासु कैसे था। जैसे छोटा बच्चा है वो हमेशा आपसे सवाल करेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये पंखा किस प्रकार से चल रहा है ना, आप मुझे खेलने क्यों नहीं देते हो। बच्चा ऐसे सवाल करता ना कि जो अगर कोई भी चीज है, वो लाइट भी अगर ऑन करता है तो वो भी पूछता मम्मी लाइट कैसे आई है, पूछता ना। तो बच्चा एक छोटे साइंटिस्ट की तरह होता है जो जिज्ञासु होता है। तो उसकी जिज्ञासुपन, उसकी रुचि और आवश्यकताओं को संतुष्ट करना किसका कार्य है? पाठ्यक्रम का कार्य। समझ में आ गया? आप बच्चे को बताओ कि वो जब आपके सामने जो बल्ब जला है वो विद्युत धारा के तहत जला है, छोटे को नहीं, बड़े होने के बाद में उसको जरूर से बताना है। तो यही है, जिज्ञासु को खत्म करना किसका कार्य है? पाठ्यक्रम का कार्य है। विकास की अवस्थाएं। प्रत्येक बच्चा शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक और बौद्धिक रूप से विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। तो हर बच्चे का एक अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लेता है, उसकी वैसी ही परिस्थिति होती है। कुछ बच्चे मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जैसे उनको चाहे कितना डांट दो, चाहे आप कितना ही मतलब थोड़ा सा ज्यादा परेशान कर दो, या फिर आप वो अपने साथियों के साथ रहेगा, थोड़ा सा उसके साथ अगर बदमाशी मतलब शरारत भी हो जाएगी तो वो ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। लेकिन एक बच्चा जिसको जरा सा डांट दिया तो वो रोने लग जाता है ना, थोड़ा सा परेशान कर दिया बच्चों ने तो वो परेशान हो जाता है। तो हर बच्चे का अलग अलग मानसिक स्तर होता है। कुछ बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, कुछ बच्चे अच्छे नहीं होते हैं। भावनात्मक रूप से बता दिया, मानसिक बता दिया। शारीरिक रूप से कोई बच्चा है जो बहुत उसकी जो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट है, कुछ बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है। तो बच्चा जो अलग अलग प्रकार की जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजर रहा है, तो पाठ्यक्रम इन्हीं अवस्थाओं के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। जैसे आप सेकंड क्लास के बच्चे को आप सीधा विज्ञान की जो अलग अलग धाराओं के बारे में नहीं बता सकते, गणित के बहुत मुश्किल प्रश्नों को नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि बच्चे का उतना बौद्धिक स्तर ही नहीं है। तो पाठ्यक्रम का कैसा निर्माण होना चाहिए जो बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास को साथ लेकर चल सके।
व्यक्तिगत भिन्नताएं, सभी विद्यार्थियों की योग्यता समान नहीं होती है। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो हर छात्र अपनी शिक्षाओं के अनुसार सीख सके। मतलब जो व्यक्तिगत भिन्नता है, हर व्यक्ति की अलग अलग भिन्नता है। मैंने आपको एक पिताजी के 3 बच्चों के बारे में बता दिया, तीनों में अलग अलग योग्यताएं हैं। एक पढ़ाई में अच्छा है, एक घर के कार्य में अच्छा है, दूसरा किस में अच्छा है, दूसरा स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो यही है, हर व्यक्ति है उसके अंदर अलग अलग योग्यताएं होती हैं। और पाठ्यक्रम को इस बात को सदैव अपने अंदर ध्यान में रखना चाहिए कि हर प्रकार के बच्चे की जो उसके अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उसकी क्षमताओं के अनुसार सीख सके। अधिगम के सिद्धांत, मनोविज्ञान में बताया गया अधिगम के सिद्धांत जैसे अभ्यास, प्रेरणा, अनुकरण आदि का ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो कोई भी पाठ्यक्रम होता है उसका कैसे तैयार किया जाता है, बार बार अभ्यास करके, बार बार कोई भी कार्य करके। जैसे आपको गणित के बार बार प्रश्नों को सोल्व कराया जाता है, बार बार आपको टीचर आपको खड़ा करेगा, आपको क्लास में चैप्टर को पढ़ाएगा, पूरा जो पाठ होता है उसको पढ़ाएगा, बार बार आपको याद करने को देगा, ताकि आपका पाठ्य जो बौद्धिक स्तर है उसमें प्रभाव बढ़े। प्रेरित करेगा, बच्चे को प्रेरित किया जाता है कि अगर आप छोटा बच्चा, उसको कहा जाता है ना कि आप कल पहाड़े याद करके रहना, आपको 2 टॉफी मिलेगी, समझे। इससे क्या आपको प्रेरित होता है। साथ के साथ अनुकरण करना सिखाया जाता है, याद करना चीजों को सिखाया जाता है। तो इसी के तहत क्या होते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। पाठ्यक्रम का मनोवैज्ञानिक आधार विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर शिक्षा देने पर बल देता है। मतलब पाठ्यक्रम का जो मनोवैज्ञानिक आधार क्या होता है, जो विद्यार्थियों को केंद्र में रखता है, बच्चे को क्या रखेगा, केंद्र में रखकर शिक्षा देता है। मतलब बच्चे को शिक्षित करने का कार्य करता है और उसके सर्वांगीण और संतुलित विकास संभव हो सके। इससे क्या होता है, बच्चा हर चीज सीख सके और उसका संतुलित एक समग्र विकास है वो होता रहे। तो ये आपके सामने यूनिट नंबर 2 है वो खत्म हो चुकी है। अब यूनिट नंबर 3 की तरफ अपन बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है क्रिया केंद्रित और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषता क्या होती है। तो एक्टिविटी बेस्ड और जो आपके सामने जो चाइल्ड सेंटर्ड आपके पाठ्यक्रम होता है उसकी क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में अपन समझेंगे। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में अधिगम के आधार करके सीखना, मतलब क्रिया केंद्र क्या होता है, जहां बच्चा करके सीखता है। जैसे आप कंप्यूटर के बारे में बच्चे को पढ़ाया, भाई कंप्यूटर होता है, उसके अंदर बच्चे को आपने एमएस वर्ड के बारे में पढ़ाया, तो आप क्या किए, उसको लेकर गए कंप्यूटर लैब के अंदर, वहां पर बच्चे को एमएस वर्ड खोल के दिया और उनको कहा कि जो जो चीजें पढ़ाई गई उनको प्रैक्टिकल करके सीखो। तो इसी को क्या कहा जाता है, आपके अंदर क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर विज्ञान के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिकल आते हैं, लैब वर्क आता है, वो किसमें आता है, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसमें विद्यार्थी की सक्रियता, अनुभव व कार्य कुशलता पर बल दिया जाता है। जिसपे किस चीज पे जोर दिया जाता है, पाठ्यक्रम होता है उस पर विद्यार्थी कितना एक्टिव रहता है, उसको कैसे एक्सपीरियंस होते हैं और उसको कार्यशीलता है। मतलब अब बच्चा है, आपने कितना ही पढ़ा दोस्तों कंप्यूटर के बारे में, लेकिन वो सीखेगा कब, जब वो लैब के अंदर जाएगा, वहां पर प्रैक्टिस करेगा, तभी चीजों को सीखेगा, तभी वो क्या बनेगा, उसका अनुभव है, उसकी सक्रियता है और कार्य जो सीखने की जो क्षमता वो विकसित होती है। विद्यार्थियों को केवल सिद्धांतिक ज्ञान न देकर व्यवहारिक कार्यों में शामिल किया जाता है। तो कोई भी विद्यार्थी होता है उसको केवल सिद्धांतिक ज्ञान न दिया जाए। तो कोई भी विद्यार्थी है उसको किस प्रकार का सिर्फ ज्ञान तक सीमित नहीं करना चाहिए, सिर्फ सिद्धांतों के बारे में। आपने बड़े बड़े बच्चे को सिद्धांत बता रखे हैं कि ये जो सिद्धांत है ये आपका विज्ञान का सिद्धांत है, आप पूरा विज्ञान पढ़ा रखा है, लेकिन बच्चे को अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली पूछ लो उसको कोई ज्ञान नहीं, तो वो सिद्धांतिक ज्ञान क्या काम का हो। समझ में आ गया। आपने न्यूटन का थर्ड लॉ तो बहुत अच्छे से समझा दिया, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि जब आप किसी बॉक्सिंग पंच को मारते हो तो आपको उतना ही बल पीछे की तरफ क्यों महसूस होता है, क्यों, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ। तो ये सब चीजें जब बच्चे को आप व्यवहारिक रूप से समझाते हो तब वो क्या है, वो सिर्फ सिद्धांतों तक नहीं रहकर व्यवहारिक कार्यों तक भी लगाना सीख जाता है, व्यवहार के अंदर भी चीजों को करना सीख जाता है। जैसे अगर आप कोई भी बच्चा है ना, वो कोई भी तकनीक से संबंधित चीजें सीख रहा है, अब उसको तकनीक से संबंधित चीजें सीख रहा है लेकिन वो सिर्फ सिद्धांत पढ़े जा रहा है, उसको लागू नहीं कर रहा अपने व्यवहारिकता में, तो उस तकनीक का क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। तो यही है, उस ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में भी, सिद्धांत के साथ व्यवहारिक जीवन में लागू होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि हस्तकला, प्रयोग, परियोजना, भ्रमण जैसी गतिविधियों पर बल दिया जाता है। तो कैसी कैसी गतिविधियों पर बल दिया जाता है, हस्तकला पर ज्यादा जोर दिया जाता है, अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, परियोजना और भ्रमण जैसी गतिविधियों पर बल दिया जाता है। तो अलग अलग प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, जैसे कि आप बच्चे को हथकरघा कौशल सिखा रहे हो, तो हथकरघा हाथ से करने वाले जो भी काम हो गए, कृषि हो गई, आपके सामने कोई इन उद्योगों के बारे में ज्ञान दे रहे हो, तो वो क्या होता है, हथकरघा।
प्रयोग विज्ञान जैसे विषय होते हैं, वहां पर बच्चे को, या तकनीक से संबंधित जो विषय होते हैं, वहां बच्चे को लैब में लेकर जाओ, वहां पर उनको प्रैक्टिकली सारी चीजें करवाओ, तो इससे क्या बच्चा प्रयोग करके सीखता है। परियोजना, परियोजना और भ्रमण क्या होता है, बच्चा किस चीज से सीखता है, बच्चा है वो घूमने फिरने से चीजों को सीखता है, परियोजनाओं के माध्यम से सीखता है। विद्यार्थी में आत्मनिर्भरता, सृजनशीलता और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। और कोई भी विद्यार्थी होता है वो क्या करेगा, अगर कोई भी विद्यार्थी है उसके अंदर कौशल का ज्ञान है, उसको क्रिया संबंधित ज्ञान है, तो वो क्या करेगा, आत्मनिर्भर होगा। अब कोई भी बच्चा है जिसको तकनीक का बहुत अच्छा ज्ञान है, उसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की अपने स्कूल में, तो कहीं पर भी अगर उसको जीवन में अच्छा नहीं कर सका, तो कम से कम उस तकनीक का उपयोग करके वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा रोजगार के लिए, खुद का स्वयं का रोजगार सृजन भी वो कर सकता है। समस्या समाधान की क्षमता को विकसित करना, और जो समस्याएं होती हैं अलग अलग प्रकार की, उनका भी समाधान कर सकता है। जैसे कि भाई आपको स्कूल में सिखाएगा इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई चीज आपको अच्छे से प्रैक्टिकल कराएंगे, तो हो सकता है कि आप अच्छे इलेक्ट्रिशियन ना बनो, कोई टीचर बन जाओ, लेकिन घर पे अगर आपके सामने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित समस्या आ गई, तो आपने तुरंत सोल्व कर दिया, उसको तुरंत समाधान कर दिया उसका। क्यों? क्योंकि आपके पास उस विषय के बारे में ज्ञान था। समझ आ गया? तो जीवन में आने वाली अलग अलग प्रकार की समस्याओं को भी आप समाधान कर सकते हो। ये पाठ्यक्रम बच्चों को सामाजिक जीवन में सहयोग करके योग्य बनाता है। तो जो पाठ्यक्रम होता है वो बच्चों को कैसे बनाता है, सामाजिक जीवन में सहयोग करके आगे बढ़ने योग्य बनाता है। तो इससे बच्चा क्या होगा, समाज में भी अपना योगदान देने लायक बच्चा बनता है, अगर क्रिया आधारित चीजें बच्चे को सिखाते हो तब आप। अगले वाला कैसा है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं। तो बच्चे को जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम दिया जाता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का मूल सिद्धांत है, तो जो पाठ्यक्रम होता है उसमें जो बच्चे को केंद्र में रखा जाता है वो क्या होता है, उस पाठ्यक्रम के मूल सिद्धांतों में से एक होता है। यह शिक्षा बच्चे के लिए, न केवल बच्चे की शिक्षा के लिए। तो यहाँ क्या होती है, शिक्षा बच्चे के लिए, न कि बच्चा शिक्षा के लिए। क्या है, शिक्षा है, पाठ्यक्रम है, जो शिक्षक है वो क्या करेगा, बच्चे को पढ़ाने पर ध्यान देगा, बच्चे को केंद्र में रखेगा कि बच्चे की रुचियां कैसे हैं, बच्चे की समझ कैसी है, बच्चे को किस तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है, इस सब चीजों का ध्यान में रखेगा। ना कि शिक्षा पाठ्यक्रम है वो अपनी चलाए और बच्चे को बिल्कुल भी रुचियों का ध्यान नहीं रखे। ये लाइन बहुत अच्छी है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ये प्रश्न आपको आप सीटेट दोगे या फिर रीट दोगे, उसमें ऐसी कैसी लाइन उठ के आएगी और वहां पर आपको बाल केंद्रित ऑप्शन है वो टिक करके आना है। इसमें बच्चे की रुचियां, आवश्यकताओं व गति के अनुसार विषय वस्तु निर्धारित होती हैं। तो इसका कैसे निर्माण किया जाता है कि बच्चे की रुचियां क्या है, बच्चे की आवश्यकताएं क्या है, और बच्चे को अपनी विषय वस्तु आधारित होती हैं। तो जहां पर बच्चे को, अगर कोई बच्चा विज्ञान में अच्छा तो उसको विज्ञान में प्रोत्साहित किया जाए, कोई बच्चा कौशल में अच्छा तो उसको कौशल में प्रोत्साहित किया जाए, कोई बच्चा तकनीक में अच्छा तो उसको तकनीक में प्रोत्साहित किया जाए। तो बच्चे को अलग अलग विधाओं में दक्ष बनाया जाए, इस चीज पर ध्यान दिया जाता है। बच्चे में शिक्षा की रुचियां और आवश्यकताओं को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है। अधिगम प्रक्रिया खेल, अनुभव व सहभागिता के माध्यम से कराई जाती है। और जब अधिगम, जो आप पढ़ना सीखते हो, वो किसके माध्यम से सीखोगे, खेल के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से और सहभागिता के, एक साथ मिलजुल कर रहना सीखते हो, उसके माध्यम से सारी की सारी चीजें सीखी जाती हैं। विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान दिया जाता है। तो कोई भी विद्यार्थी हो गया, उसकी जो अलग अलग प्रकार की जो भिन्नताएं हैं, अलग अलग प्रकार का जो कौशल है, अलग अलग प्रकार की जो उसके अंदर रुचियां हैं, कोई बच्चा शिक्षा में अच्छा है, कोई बच्चा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भावनात्मक सॉरी कोई बच्चा खेल में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा और कोई विषय में अच्छा हो सकता है। तो सिर्फ शिक्षा का उद्देश्य आपको तथ्यों का रटाना नहीं है। आप किताबी शिक्षा में बहुत अच्छे हो तो हर बच्चा नहीं हो सकता है किसी बच्चे का खेल में बहुत अच्छा हो, तो प्रोत्साहित कीजिए उसको, खेल से संबंधित गतिविधियों में आगे बढ़ाइए। बच्चे की मानसिक शिक्षा और भावनात्मक वृद्धि में भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप कोई भी विषय वस्तु का निर्माण करो, तब उसका मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक वृद्धि है, तीनों के तीनों क्षेत्र में उसकी वृद्धि का होना जरूरी होता है। इस प्रकार का पाठ्यक्रम स्वतंत्रता, आत्मविश्वास व रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम होता है वो किस चीज को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ताकि बच्चा कैसा हो, स्वतंत्र रहे, आत्मविश्वासी हो। अब आप काफी बच्चों को देखते होंगे, आपको ही देख लो, खुद को ही, आप में से अधिकतर 90% बच्चे ऐसे हैं, अगर उन्हें स्टेज पे खड़े होकर 2 मिनट बोलने के लिए बोल दिया जाए तो वो नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जीवन में आत्मविश्वास नहीं है। आपके अंदर विषय पर कितना ही ज्ञान हो आपको, लेकिन आप स्टेज पर जाने के लिए घबराते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपना वो कौशल है वो विकसित नहीं किया है। तो यही है, पाठ्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं होता है कि आपको किताबी ज्ञान बहुत बेहतर हो, आप
विचारधारा से स्वतंत्र हो, लोकतांत्रिक परंपराओं के बारे में जानते हो। मतलब आपका दोस्त है, आप राजनीति पर बात करो, कोई खेल पर बात करो, आप तकनीक पर बात करो, तो आप एकदम रिजिड मत हो जाओ। रिजिड मतलब क्या हो गया? आप किसी एक विचारधारा को मानते हो तो दूसरी विचारधारा को बिल्कुल नहीं नकार सकते। समझ में आ गया? आपकी विचारधारा कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक विचारधारा होनी चाहिए, जहां पर आप पहली वाली विचारधारा, खुद की विचारधारा का समर्थन करते हो तो उसकी कमियों को भी स्वीकारने का आपके अंदर क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए। तो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? विचारधारा से लोकतांत्रिक होना चाहिए और रचनात्मक, क्रिएटिव भी होना चाहिए। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम व्यवहारिकता, कार्य कुशलता पर बल देता है। और जो क्रिया केंद्रित, जब आप बच्चा क्रिया करके सीखता है, वो उसके कैसे सीखता है? उसको व्यवहारिकता का ज्ञान होगा, कार्य करने का ज्ञान होगा। जबकि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम किस चीज पर ध्यान देगा? बच्चे को क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी किस प्रकार से विकास होना चाहिए, और शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखता है। तो यही है, आधुनिक शिक्षा के लिए दोनों ही जो प्रणालियां हैं वो क्या होती हैं? आपके सामने जरूरी हैं और आवश्यक। समझ में आ गया आपके सामने? जो यूनिट नंबर जो थर्ड है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन। अगला है हिडन, छिपा हुआ ज्ञान क्या पाठ्यक्रम की में उसकी क्या भूमिका होती है? छिपा हुआ ज्ञान क्या होता है, इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। छिपा हुआ पाठ्यक्रम का अर्थ होता है शिक्षा और अनुभव जो विद्यार्थी को औपचारिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। जैसे कि आपने विज्ञान के बारे में पढ़ा, आपने विज्ञान के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, लेकिन साथ ही साथ आपने उससे क्या सीखा कि विज्ञान है उसका हमारे समाज में क्या योगदान है। समझ? पर्यावरण अध्ययन के बारे में आपने पढ़ा, तो इससे क्या जाना आपने? पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जाना, पर्यावरण के महत्व के बारे में जाना। समझ में आ गया आपको? आपने आर्ट्स पढ़ा तो इसमें अपने प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, विचारधाराओं के बारे में पढ़ा। तो यही है कुछ ज्ञान जो तथ्यों से पूरक होकर क्या होता है? आपके समय छिपा हुआ ज्ञान होता है आपके पाठ्यक्रम के अंदर, जहां आपको अनुशासन सीखने को मिलता है, जहां आपको सीखने को मिलता है आपके बौद्धिक स्तर में विचारधारा, नैतिकता और सामाजिकता जैसे सामाजिक गुण है वो आपको देखने को मिलते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? छिपा हुआ पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता है। यह आधिकारिक पाठ्यक्रम के स्पष्ट रूप से नहीं लिखा होता है, बल्कि विद्यालय जीवन, शिक्षा का व्यवहार और सहपाठी संबंध और अनुशासन से सीखता है। तो यह छिपा हुआ ज्ञान वो है जो आप अपनी स्कूल के अंदर सीखते हो, पाठ्यक्रम के अलावा, क्लास के अंतर्गत। जैसे आप अपने जो शिक्षक उसका व्यवहार से सीखते हो, तो आप कहते हो ना कि भाई वो टीचर हमारी क्लास में हुआ करता था, उनका व्यवहार इतना अच्छा होता था, वो आज भी हमें याद है, उन्होंने हमें ये चीज सिखाई, वो हमें आज भी याद है। तो शिक्षक का जो व्यवहार है वो हमेशा विद्यार्थी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमेशा सकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्तित्व होने चाहिए। सहपाठी, आपका अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार है? आप सबके साथ लड़ाई करते हो, सबके साथ अच्छा आपके संबंध है, कुछ के साथ आपके साथ संबंध खराब है, कुछ के साथ बुरे हैं। तो सहपाठियों के साथ आपका कैसा संबंध है, ये चीजें भी आप सीखते हो। यही चीज आपको सामाजिकता का ज्ञान कराती है। आगे जाकर आप सामाजिक प्राणी बनते हो, तो समाज में आप अपना दोस्तों के साथ जैसा व्यवहार है वही आपका समाज में लोगों के प्रति भी व्यवहार रहने वाला है। आप क्या सीखते हो? अनुशासन रहते हो। स्कूल में 8 घंटे 6 घंटे जितनी देर भी रहते हो, वहां पर क्या सीखते हो? वहां का अनुशासन के बारे में सीखते हो वहां पर क्या, साथ के साथ आपको कैसे रहना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, हर पूरी प्रक्रियाओं के बारे में आप वहां पर सीखते हो। यही क्या होता है? स्कूल में छिपे हुए ज्ञान के रूप में जाना जाता है। और यही क्या करते हैं? आपके सारे नियम, आपकी गतिविधियों को और सीखने की जो प्रक्रिया उसको क्या करते हैं? सरल और सुगम बनाने का कार्य करते हैं। मुख्य विशेषताओं की बात करें, औपचारिक पाठ्यक्रम से अलग, यह पाठ्यक्रम से स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होता है। तो आपका जो पाठ्यक्रम होता है वो क्या होता है? औपचारिक पाठ्यक्रम से अलग होता है। समझ में आ गया आपके सामने? अनौपचारिक अनुभव, विद्यार्थियों को विद्यालय में मिलने वाले अनुभव, नियम व परंपराएं सामाजिक व्यवहार को इसे बनाते हैं। तो कैसे बनते हैं? कोई भी बच्चा जो अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के अनुभव करता है, नियमों को बनाता है, अलग अलग परंपराएं सीखता है, तो इससे क्या होता है? उसका जो सामाजिक व्यवहार है, समाज में अलग अलग जो प्रकार का व्यवहार है उसका निर्माण होता है। समझ में आ गया? आपने जीवन में अलग अलग प्रकार की चीजों को अनुभव किया, अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की चीजों को समझा, तो उससे क्या होता है? आपको औपचारिक अनुभव होते हैं। अगला क्या है? मूल्य और आदर्श का स्थानांतरण करना। मतलब इससे नैतिकता, जिम्मेदारी, अनुशासन व सहकारिता व सामाजिक मूल्य शामिल होते हैं। तो क्या होता है? मूल्यों और आदर्श का स्थानांतरण क्या होता है? आप अपने जीवन में क्या सीखते हो? मूल्यों को, नैतिकता को समझते हो, संस्कारों को सीखते हो। जिम्मेदारियां आपकी क्या क्या अपने समाज के प्रति, आपके जो पूरा उसके प्रति क्या जिम्मेदारियां उनके बारे में सीखते हो।
अनुशासन सीखते हो और सहकारित सामाजिक मूल्यों को सीखते हो। तो व्यक्ति क्या होता है, अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की चीजें सीखता है, नैतिकता सीखता है, जिम्मेदारियां सीखता है, अनुशासन सीखता है। स्कूल में क्या सीखते हो, आपको हर चीज के संस्कार सिखाए जाते हैं, कैसे रहना चाहिए, कैसा आपको बोलना चाहिए, है ना। नैतिकता, आप अपने त्योहारों के बारे में हमें बताया जाता है, हमारे संस्कारों के बारे में बताया जाता है। सामाजिक मूल्यों के बारे में, हमारे समाज के क्या मूल्य हैं उनके बारे में अपन सीखते हैं। सामाजिक व्यवहार का परीक्षण, विद्यार्थी सामाजिक नियम, अधिकार व कर्तव्यों को प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखता है। क्या करता है बच्चा, विद्यार्थी क्या करता है, अपने समाज में जो अलग अलग प्रकार के जो नियम होते हैं, अधिकार होते हैं और जो कर्तव्य होते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से सीखने का कार्य करता है। तो क्या करता है, उनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सारी चीजों को समझने का कार्य करता है। भूमिका की बात करें, यह विद्यार्थी के व्यक्तिगत व सामाजिक कौशल के विकास में मदद करता है। क्या करता है, यह बच्चे का खुद का विकास भी करता है और सामाजिक जो समाज का जो कौशल होता है उसके विकास भी करने में सहायक होता है। सामाजिक अनुशासन व नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारियों की भावना उत्पन्न करता है। क्या करता है, सामाजिक रूप से भी आपको अनुशासित करता है, नैतिक मूल्य होते हैं जो नैतिकता से संबंधित मूल्य होते हैं उस पर भी ध्यान देता है और आपके जिम्मेदारी की भावना भी उत्पन्न करता है, आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाने का भी कार्य करता है। भाई आपको आपका स्कूल का आपने होमवर्क किया तो आप होमवर्क डेली करते हो, तो इससे क्या सीखते हो, आपके घर की जो जिम्मेदारियां भी आपके साथ समझ में आ जाती हैं कि आपको जीवन में आगे जाकर के आपके ऐसे जैसे होमवर्क की जिम्मेदारी है ऐसे जीवन में आपकी जिम्मेदारियां आएंगी जो आपको जीवन में साथ लेकर चलनी है। समझ में आ गया। तो इंसान सिर्फ पढ़ाई नहीं करता है, उसके साथ सामाजिक अनुशासन सीखता है, नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारियों को साथ के साथ सीखता है। विद्यार्थी अपने व्यवहार, दोस्तों और दृष्टिकोणों को सुधारने में सक्षम होता है। तो बच्चा साथ साथ क्या सीखता है, जो बच्चा होता है उसका अपने साथियों के साथ कैसा व्यवहार है, उसकी कैसी आदतें हैं, उसका कैसा दृष्टिकोण है, सारी की सारी चीजों को वो सीखता है। औपचारिक शिक्षा के साथ साथ वह जीवन के व्यवहारिक और सामाजिक पहलुओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। और क्या सीखता है बच्चा, औपचारिक शिक्षा भी सीखता है, साथ के साथ जीवन की व्यवहारिकता और सामाजिक पहलुओं को भी सीखने का कार्य करता है। निष्कर्ष की बात करें, छिपा हुआ पाठ्यक्रम विद्यालय शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जो पाठ्यक्रम है वो आपकी विद्यालय शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये केवल ज्ञान प्रदान नहीं करता है बल्कि सामाजिक, नैतिक व व्यक्तिगत कौशल भी विकास करता है। तो कोई भी छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है वो शिक्षा का सबसे जरूरी पहलू है, जिसमें सिर्फ बच्चों को ज्ञान ही में नहीं मिलता है बल्कि सामाजिक नैतिकता और व्यक्तिगत कौशल भी का भी विकास होता है और वे समाज के कैसे नागरिक बन सके, ताकि ताकि वो समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में बनकर उभर सके। समझ में आ गया। समाज में एक रोबोट पैदा नहीं करने होते हैं, आपको समाज में एक व्यक्तियों का निर्माण करना होता है, एक जिम्मेदार व्यक्तित्व का निर्माण करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं जिसको आप विज्ञान के संपूर्ण विधाओं का ज्ञान है लेकिन जीवन में जैसे छोटी छोटी चुनौतियों के सामने वो क्या हो जाए, हाथ खड़े कर दे या उनको उनसे वो सामना नहीं कर पाए, तो ऐसे व्यक्तित्व का भी कोई महत्व नहीं है समाज में। अब बढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 4 की तरफ। अब बढ़ते अपन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 एनसीएफ 2005 की क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं उससे संबंधित अपन प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो संरचना होती है इसमें क्या है, भारत के स्कूली शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, समग्र और विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर आधारित है। तो जो आपके सामने एनसीएफ है, नेशनल जो कैरिकुलम से संबंधित आपके सामने जो बनाया गया था एनसीएफ 2005, इसमें क्या था, आपको इसमें बच्चे की स्कूली शिक्षा को कैसा बनाया गया, गुणवत्तापूर्ण बनाया गया, समग्र और सर्वांगीण विकास, मतलब बच्चे का सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक विकास हो सके, एक संपूर्ण विकास हो सके, इस प्रकार के व्यक्तित्व को निर्माण पर ध्यान दिया गया था। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या, तो एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या है अपन इसको देखेंगे। पहली कौन सी है, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा। तो एनसीएफ 2005 की शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या होता है, छात्र होता है। तो एनसीएफ 2005 में किस चीज पर ज्यादा जोर दिया गया कि बच्चा है वो मुख्य केंद्र पे हो। पहले क्या था, विषय, मतलब विज्ञान पढ़ाओ विज्ञान पढ़ाओ विज्ञान पढ़ाओ, इस चीज पे जोर दिया जाता। अब किस चीज पर, कि जिस बच्चे को रुचि है उस बच्चे को विज्ञान पढ़ाओ। अंतर समझ में आ गया ना आपको, पहले किस चीज पर कि हर बच्चे को विज्ञान पढ़ाना, अब क्या, जिसको रुचि है उस बच्चे को विज्ञान पढ़ाना। मुझे पता आपको सुधार से चीजें समझ में आई होगी। पाठ्यक्रम शिक्षण और पद्धति और मूल्यांकन के दृष्टिकोण पर आधारित है, और ये किस चीज पर है कि बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए, उसको कौन सी पाठ्यक्रम पद्धति पढ़ानी चाहिए और उसके मूल्यांकन का दृष्टिकोण क्या होता है, इन सब चीजों पर यह आधारित है। किस पे, क्या क्या बच्चे को पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए, क्या क्या शिक्षण पद्धतियां होनी चाहिए और क्या क्या मूल्यांकन होना चाहिए, इन सब चीजों पर निर्भर करता है।
प्रत्येक छात्र की रुचि, क्षमता और सीखने की गति अलग होती है और इस चीज को आपको ध्यान में रखना होता है। जो प्रत्येक छात्र होता है उसकी क्या क्या रुचियां होती हैं, उसकी क्या क्या क्षमताएं होती हैं और उसकी सीखने की गति क्या क्या होती है, इस चीज पर आपको ध्यान देना होता है। तो यही है, प्रत्येक बच्चे की रुचियों पर ध्यान दो, उसके सीखने की क्षमता होती है, इन सब चीजों पर ध्यान दो। अनुभव आधारित अधिगम, छात्र को केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो कोई भी बच्चा वो सिर्फ पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रह जाए, बल्कि जीवन की वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से भी सीखने पर बल दिया जाता है। मतलब कोई भी बच्चा वो जीवन के हर अनुभवों के बारे में सीखे, वास्तविक जीवन के बारे में सीखे, अपने अनुभवों के माध्यम से भी चीजों को सीखे। तो यही है, बच्चा सिर्फ पुस्तकों तक सीमित नहीं रह जाए, बल्कि जीवन के अलग अलग प्रकार के जो ज्ञान है उसको भी वो प्राप्त कर सके। समान अवसर एवं समावेशी शिक्षा, सभी बच्चों को उनकी सामाजिक, आर्थिक व भौगोलिक स्थिति से विभिन्न शिक्षा को उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है। तो बच्चे को क्या किया जाता है, बच्चे को समाज की अलग अलग विधाएं, आर्थिक व भौगोलिक स्थिति से स्वतंत्र शिक्षा उपलब्ध करने पर जोर दिया जाता है कि बच्चा है वो क्या सीखे, समाज के बारे में सीखे, पैसा कमाना भी सीखे आर्थिक रूप से, और भौगोलिक रूप से आप जिस क्षेत्र में रहते हो आपको उस क्षेत्र का भी ज्ञान हो, वहां का भी विधाओं का भी ज्ञान हो, भौगोलिक संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, उन सब चीजों का भी आपका ज्ञान हो। और किस चीज पर जोर दिया गया, सृजनात्मकता और स्वतंत्रता, विद्यार्थियों की सोच प्रश्न करने और सृजनशीलता बनाने की क्षमता को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया। तो बच्चे को जो सोच, उसकी जो सोचने की क्षमता है उसको विकसित किया जा सके। बच्चा जो प्रश्न पूछता है उसको प्रश्न करने के लिए क्या बनाया जा सके, उत्साहित बनाया जा सके। जैसे आज के समय क्या है, कोई भी टीचर से बच्चा प्रश्न पूछने में क्या होता है, संकोचित रहता है। तो आप वो वातावरण बनाओ, वो व्यवहार बनाओ बच्चे के साथ ऐसा कि बच्चा आपकी क्लास में उस कभी भी उसके जिज्ञासुपन है, जिज्ञासु हो, कोई उसको प्रश्न पूछना हो तो वो कभी भी खड़ा होकर क्लास में प्रश्न पूछ सके। साथ के साथ आपका बच्चा सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं हो, सृजनशील हो। मतलब आपने बच्चे को पढ़ाने का तरीका इतना क्रिएटिव बनाओ, इतना रचनात्मक बनाओ कि जैसे आप, मैंने एक उदाहरण समझाया था पिछले वाली क्लास में कि आप गाय का निबंध दिखा रहे हो, तो बच्चे को बताओ कि घर पर जाओ और अपनी गाय को देखो कि उसके चार टांगे हैं या नहीं है, उसका दो आंखें या नहीं है, उसके दो सींग है या नहीं है ना। खुद जाकर अनुभव करो, एक पूछ है या नहीं है उस चीज के। तो ये चीजें जब बच्चों को आप सिखाओगे तो वो बचपन से ही कैसा होता चला जाएगा, रचनात्मकता उसके अंदर आती चली जाएगी और फिर वो धीरे धीरे क्रिएटिव होता चला जाएगा। पाठ्यक्रम में लचीलापन होना, राज्य और स्थानीय स्तर पर पाठ्यक्रम को परिवर्तनशील और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। तो पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए कि जैसे क्या हो, जो पाठ्यक्रम है वो हर राज्य के अनुसार अलग अलग से हो, स्थानीय अनुरूपों से अनुसार हो। कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है, उनका खान पान अलग है, हमारा खान पान अलग है। समझ में आ गया। तो हमारे हिसाब से पाठ्यक्रम अलग होना चाहिए, उनके हिसाब से पाठ्यक्रम अलग होना चाहिए। भौगोलिक दृष्टिकोणों से कुछ सब विषय अलग होने चाहिए। तो यही है, राज्य और स्थानीय स्तर पर भी पाठ्यक्रम है, उसमें कुछ विषय हैं वो अलग होने चाहिए, उसमें भी कुछ परिवर्तन होने चाहिए। समझ में आ गया। सह अध्ययन और विषयों के एकीकरण, विषयों के बीच में सह संबंध स्थापित करना। ये क्या होता है, विज्ञान आप पढ़ा रहे हो तो विज्ञान के नियमों को आपने बच्चों को किसमें सिखाया, बच्चों को आपको आपने सिखाया कहां पर, इतिहास के अंदर। जैसे आपने क्या बताया कि भाई न्यूटन ने क्या बताया कि अगर कोई भी क्रिया करते हो तो उसकी हमेशा प्रतिक्रिया होती है। तब आपने सिखाया कि एक राजा ने दूसरे के ऊपर आक्रमण किया और वो हार गया, तो उसके बेटे ने क्या किया, उसके ऊपर फिर से आक्रमण किया और उसको हरा दिया। समझे, क्रिया प्रतिक्रिया आप सिखा रहे हो बच्चे को। आप क्या कर रहे हो, इंग्लिश के अंदर उसकी हैंड राइटिंग कौशल सिखा रहे हो, तो वो उसका किस में सहायक होगा, उसका विज्ञान में भी सहायक होगा और उसका अलग विषय में भी होगा। आप बच्चे को ये कह सकते हो कि इंग्लिश वाले टीचर ने कहा कि आप अपने आपको एक निबंध लिखना है, और कहां से लिखना है, हिस्ट्री की किताब से आपको एक चैप्टर लेना है, उसको समझना है और उससे एक निबंध तैयार करना है आपको भारत के इतिहास के ऊपर। तो इससे क्या है, जो अलग अलग विषय हैं उसका बच्चे का क्या, उसमें रुचियां होती हैं, वो उनके बीच में संबंध स्थापित करना सीखता है। और इससे क्या होता है, उसको व्यवहारिकता और जीवन उपयोगी ज्ञान भी मिलता है। तो वो जीवन में भी ऐसे चीजें समझता है और उसका जीवन उपयोगी ज्ञान उसका निर्माण होता है। अगला क्या, मूल्य आधारित शिक्षा, सामाजिक, नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यों का पाठ्यक्रम में समावेश किया जाए। पाठ्यक्रम का समावेश कैसा किया जाए, पाठ्यक्रम का निर्माण कैसा हो कि बच्चा सामाजिकता की चीजें सीखे, नैतिक व सामाजिक मूल्यों को पाठ्यक्रम में समावेशित कर सके। तो पाठ्यक्रम का निर्माण कैसा हो जिसमें सामाजिक चीजों का ज्ञान सिखाया जाए, नैतिक रूप से आपको स्ट्रॉन्ग किया जाए और सांस्कृतिक मूल्यों को पाठ्यक्रम में समावेशित किया जाए। तो यह सारी की सारी चीजें आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत होनी चाहिए।
निष्कर्ष की बात करें, एनसीएफ 2005 शिक्षा को कैसी बात करता है कि शिक्षा सर्वांगीण होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए और अनुभव आधारित होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जहां पर सभी बच्चों को संपूर्ण रूप से ज्ञान हो, समावेशी हो और अनुभवी शिक्षा के बारे में बात करें। यह उद्देश्य छात्रों को केवल ज्ञान देने से सीमित नहीं होता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे सिर्फ क्या ज्ञान ही नहीं दें, बल्कि उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक और बौद्धिक क्षमताओं का विकास हो। और इससे क्या होगा? बच्चे का सामाजिक, बौद्धिक और है जो व्यक्तिगत विकास है वो भी होता है इसी से। समझ में आ गया आपको अच्छे से? आप अपन बढ़ेंगे जो लास्ट नंबर आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, या जो आपका यूनिट नंबर 4 का जो लास्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन, इसके बारे में क्या है? पाठ्यक्रम सुधार संबंधी कोठारी आयोग ने 1964 में क्या सुझाव दिए? कोठारी आयोग ने 1964 में भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए अनेक क्या दिए सुझाव दिए गए। तो कोठारी आयोग है वो 1964 व 1966 में लागू किया जाता है, और उसने क्या किया? भारतीय शिक्षा प्रणाली के सुधार में अनेक प्रकार के सुझाव दिए गए, जिसमें से क्या था? पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियों पर विशेष ध्यान दिया गया कि बच्चा है उसको अलग अलग प्रकार के जो शिक्षण की विधियां हैं उसके माध्यम से पढ़ाया जाए। समझ में आ गया आपके सामने? ब्लैक बोर्ड से समझाओ, ऑडियो विजुअल विधियां, अलग अलग प्रकार की विधियों से बच्चे को शिक्षा पढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। आयोग का मानना था शिक्षा केवल ज्ञान का संचार नहीं। आयोग ने क्या माना कि बच्चे को सिर्फ ज्ञान ही बनाना, सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित करना ही क्या नहीं है, वास्तविक ज्ञान बिल्कुल नहीं है, बल्कि बच्चे का क्या हो? व्यक्तिगत विकास हो, बच्चा खुद भी समझदार बने और अपने आसपास के जो वातावरण है उसको भी क्या बने? समझदार बने। नैतिक मूल्य उसके पास संस्कार होने चाहिए और उसके समाज के अनुरूप, आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। कैसे? समाज की क्या जरूरतें हैं? आज समाज को तकनीक विषयों के बारे में आधारित बच्चों की ज्यादा जरूरतें हैं, तो बच्चों को तकनीक आधारित ज्ञान होना चाहिए, है ना? नैतिक मूल्य, संस्कार भी होना चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्तित्व है, लेकिन जब उससे बात करते हो, समाज में जब जाता है, तो वो क्या उसका किसी के साथ अच्छे से बनती नहीं है, सामाजिक सहसंबंध वो अच्छे से स्थापित नहीं कर पाता, तो वो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा है, लेकिन नैतिक रूप से वो पीछे रह गया है। एकीकृत, आप सुझावों की बात करें, एकीकृत तो समग्र पाठ्यक्रम। कैसे पाठ्यक्रम की बात करी गई? पाठ्यक्रम को केवल विषयों तक सीमित न रखते हुए विद्यार्थी को बौद्धिक, सामाजिक व नैतिक और शारीरिक विकास पर ध्यान में रखते हुए तैयार करना चाहिए। तो किस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए जिसमें केवल विषयों तक ही बच्चा सीमित नहीं हो? बच्चा कहाँ तक सीमित नहीं हो कि उसे सिर्फ विषयों का ही ज्ञान हो, बल्कि उसका बौद्धिक विकास हो, उसका सामाजिक विकास और नैतिक और शारीरिक विकास होना चाहिए। तो बच्चे का कैसा होना चाहिए? बच्चे का एक प्रकार का संपूर्ण विकास हो, इस चीज का ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। अगला है अनुभव आधारित अधिगम। विद्यार्थी को केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो कोई भी बच्चा है उसको सिर्फ पुस्तकों के बारे में ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रयोग, परियोजनाएं, कार्यशाला और वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से भी सीखने का अवसर होना चाहिए। तो कोई भी विद्यार्थी है उसको केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि वो प्रयोग के माध्यम से, परियोजनाओं के माध्यम से और कार्यशाला और वास्तविक जीवन के बारे में भी, चीजों के जीवन के अनुभवों के माध्यम से भी चीजों को सीख सके और सीखने के अलग अलग अवसरों का निर्माण किया जाए। इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अगले वाला पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और विकासात्मक अवस्थाओं के अनुरूप होना चाहिए। तो कोई भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए वो कैसे होना चाहिए? जहां पर विद्यार्थियों की रुचियों का ध्यान दिया जाए। किस चीज का ध्यान दिया जाए? कि बच्चा है उसकी जो रुचि क्या है, अगर वो तकनीक में अच्छा है तकनीक में भेजो, विज्ञान में अच्छा है विज्ञान में भेजो। अगर बच्चा आपका आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में बढ़िया, तो उसको ह्यूमैनिटीज में उसको आगे बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि रुचि उस धारा की तरह होता है जिसके साथ अगर बच्चा प्रवाहित करेगा तो अपने जीवन में सुगम रूप से आपके सामने मंजिल को प्राप्त कर पाएगा। अपनी क्षमताओं और विकासात्मक अवस्थाओं के अनुरूप होना, और सारी चीजें कैसे होनी चाहिए? आपके विकासों के अनुरूप होनी चाहिए। समान अवसर और समावेशी। सभी बच्चे को, चाहे वो किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, तो बच्चा चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे सामाजिक रूप से कमजोर हो, किसी जाति धर्म से हो, उसके अंदर क्या उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त की जाए। शिक्षा वो चीज है जिसको आप ना जाति से, ना धर्म से, ना व्यक्ति से, ना उसके बौद्धिक, ना शारीरिक, कोई भी प्रकार की उसकी भेदभाव के आधार पर उसको भेदभाव नहीं किया जा सकता। बस शिक्षा है, हर व्यक्तित्व को मिलनी चाहिए। ये एक शिक्षक का क्या है? सर्वधर्म है, परम धर्म है। उसको हर बच्चे को क्या करना है? साथ लेकर चलना है। समझ में आ गया? तो लोकतांत्रिक परंपरा अपनानी है आपको। बच्चा इंटेलिजेंट है उस पर भी उतना ही ध्यान देना है, कमजोर है उस पर भी उतना ही ध्यान देना है। कोई जाति धर्म समाज से अलग है उसको भी उतना ही शिक्षित बनाना है। आपको अपने जो खुद की पक्षपातपूर्ण विचारधारा है उसको साइड में रखकर आपको अपने आप के एक लोकतांत्रिक विचारधारा वाला व्यक्तित्व का निर्माण कर एक अच्छा शिक्षक बनना है।
सर्जन रचनात्मकता और पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में विद्यार्थियों को सोचने, प्रश्न करने और सृजनशीलता बनाने के क्षमता को निर्माण किया जाए। तो बच्चा कैसा हो? बच्चा सिर्फ वो नहीं जिसके पास संपूर्ण किताबी ज्ञान है, बच्चा ऐसा हो जिसको क्या हो, बच्चा प्रश्न कर सके, कक्षा में खड़ा हो और कक्षा में प्रश्न कर सके टीचर से। जो बच्चा क्लास में प्रश्न कर सकता है वो जीवन में आगे बढ़कर समाज में होने वाले अन्याय के खिलाफ प्रश्न करेगा, वो समाज में होने वाले अलग प्रकार के जो भेदभाव उनके खिलाफ प्रश्न करेगा, एक समग्र लोकतांत्रिक और एक शानदार समाज के निर्माण करने में सहायक होगा। कैसा व्यक्ति हो? एक सृजनशील व्यक्ति का निर्माण हो, और साथ के साथ कैसा व्यक्तित्व का निर्माण हो? एक सृजनशील व्यक्ति है उसका निर्माण भी हो। राष्ट्रीय मूल्य व सामाजिक जिम्मेदारियों का समावेश हो। पाठ्यक्रम में देशभक्ति भी देखने को मिले, नैतिक शिक्षा व सामाजिक जिम्मेदारियों को भी शामिल किया जाए। तो पाठ्यक्रम है उसमें बच्चे को अपनी देशभक्ति के बारे में बताया जाए, नैतिक शिक्षा के बारे में बताया जाए और समाज में उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उन सब चीजों के बारे में भी बताया जाए। तो बच्चे को हर प्रकार की शिक्षा मिले, देश के लिए भी वो एक रहे, नैतिक रूप से संस्कार भी उसके पास रहे और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को वो भी निभा सके। तो व्यक्ति है उस एक बच्चा है उसके पास हर प्रकार की चीजों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये कहां पर बताया गया? कोठारी आयोग में बताया गया। कोठारी आयोग के सुझावों का उद्देश्य शिक्षा को व्यवहारिक, समावेशी व सर्वांगीण विकास करना था। तो कोठारी आयोग ने जो जो चीजें बताई उनका क्या उद्देश्य था कि बच्चे को व्यवहारिक रूप से कैसा बनाया जा सके, समावेशी बनाया जा सके और उसका सर्वांगीण विकास हो सके। तो बच्चे को संपूर्ण विकास के लिए कोठारी आयोग का निर्माण किया गया। इन सुधारों ने आधुनिक भारत के पाठ्यक्रम पर एनसीएफ 2005 के निर्माण की नींव रखी। तो ये जो पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है एनसीएफ 2005, इसकी निर्माण किसके द्वारा रखी जाती है? कोठारी आयोग है उसके द्वारा रखी जाती है। तो यह आपके सामने पूरा नॉलेज और कैरिकुलम का पेपर था, पूरा का पूरा मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, अच्छे से पढ़ लेना इसको। धन्यवाद।